गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन चर्चा करेंगे जापान की व्यवस्थापिका को लेकर के, और जापान की व्यवस्थापिका का जो नाम है वो है डाइट। मैं इससे पहले भी आपके साथ व्यवस्थापिकाओं के संदर्भ में चर्चा कर चुका हूँ। जब अपन ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पढ़ी थी, उसी क्लास में मैंने आपके साथ ये डिस्कस भी किया था कि व्यवस्थापिका जो होती है वो एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, यानी उसके जो स्वरूप हैं उसकी अपन ने चर्चा की थी। कार्यपालिका को लेकर के चर्चा की थी, न्यायपालिका को लेकर के चर्चा की थी। यानी वो एक बहुत ही सामान्य चीज़ें हैं जिनके आधार पे अपन अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अपन उनको समझने का जो प्रयास करते हैं, उन बिंदुओं के आधार पे अपन उस अपने जो नॉलेज है उसको अपन एक स्थायी तौर पर अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे जापान की व्यवस्थापिका को लेकर के, यानी जापान की जो व्यवस्थापिका है, यानी डाइट जो है ये जापान की व्यवस्थापिका है। जापान की डाइट जो है वो व्यवस्थापिका का नाम है, यानी उसकी व्यवस्थापिका का जो नामकरण किया गया है वो डाइट रखा गया है। जैसे ब्रिटेन में अपन संसद कहते हैं, भारत में अपन संसद कहते हैं। अमेरिका का संविधान अपन ने पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको बताया था अमेरिका के अंदर व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ व्यवस्थापिका जो है उसको डाइट कहा जाता है। अब देखिए, जापान के संविधान में डाइट जो है वो कानून निर्माण करने वाली एक सर्वोच्च अंग के रूप में इसको स्थापित किया गया है। यानी कानून निर्माण की जो व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च अंग के रूप में, यानी संविधान जो है, जापान का जो नवीन संविधान है अपन उसी को लेकर के चर्चा करेंगे। जैसे अपन नवीन संविधान की अपन पहले भी चर्चा की थी, नवीन संविधान की अपन चर्चा करते हैं तो 3 मई 1947 मैंने प्रीवियस क्लास में आपके साथ चर्चा की थी सम्राट की शक्तियों को लेकर के, कि सम्राट की शक्तियां नवीन संविधान में किस प्रकार की, नया संविधान बनने से पहले किस प्रकार की थी। तो अपन यहां पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जापान में, या अपन ये कह सकते हैं जापान अर्थात एशिया में सबसे पहले, एशिया में सबसे पहले संसद की चर्चा करते हैं अपन, व्यवस्थापिका के तौर पे संसदीय प्रणाली की चर्चा करते हैं। तो यहां इसकी जो स्थापना है एशिया में सबसे पहले जापान में हुई थी, और ये भी मैंने बताया था 1890 में। कब थी? 1890 में। उस समय जो था मेजी संविधान, मेजी संविधान था उस समय जापान में। लेकिन 1890 में संसद की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन जो संसद की निकाय के रूप में अपन इसको, शक्ति के रूप में जब इसको देखते हैं, तो यहां उस समय के संविधान में शक्ति का जो स्रोत था, शक्ति का जो केंद्र था वो सम्राट ही था। यानी सम्राट ही सर्वोच्च अंग के रूप में अपन देख सकते हैं कि कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है वो सम्राट के द्वारा ही प्रारंभ होती थी, सम्राट में ही संप्रभुता का निवास होता था। लेकिन यहां जो ये संसद बनी थी, ये जो संसद थी ये केवल एक परामर्शदात्री संस्था बन के रह गई थी, केवल और केवल परामर्शदात्री संस्था बन करके रह गई थी। तो आपको यहां देखना कि आपको ये देखना है कि जापान के संविधान के विकास को अपन जब देखते हैं, उसके जब अपन पूर्व का जो अध्ययन अपन करते हैं, उसके प्रारंभिक स्वरूप को अपन जब देखते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि वर्तमान जो संविधान है, यानी अब जो अपन पढ़ रहे हैं, वो संविधान 3 मई 1947 को लागू हुआ था। लेकिन जब अपन संसदीय व्यवस्था की अपन चर्चा करते हैं तो संसद की स्थापना जापान में 1890 में मेजी संविधान के अंतर्गत भी हो गई थी। तो यहां इस संविधान में भी संसदीय व्यवस्था है, उसमें भी थी। तो यहां उन दोनों में किस प्रकार का अंतर है, तो यहां अपन अंतर को जब देखते हैं तो ये अंतर अपने सामने स्पष्ट आता है कि पहले जो संसद की स्थापना की गई थी, ये कहा जाता है कि एशिया में सबसे पहले जापान के अंदर संसदीय जो व्यवस्था है उसका आगाज हुआ था जापान के अंदर, एशिया के रूप में। यहां जो संसद थी वो केवल एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में थी। ये सम्राट जो कार्य प्रणाली अर्थात शक्तियों का केंद्र जो था वो सम्राट था।
लेकिन नए संविधान में अपन ने देखा, नए संविधान का रूप अपन ने जब देखा है, इसकी विशेषताओं को अपन ने पढ़ा, तो अपन ने क्या देखा कि यहां सम्राट की जो शक्तियां हैं वो क्या हो गई है, संविधान के द्वारा समाप्त कर दी गई है। ये केवल एक पद के रूप में, प्रतीक के रूप में, राज्य और जनता के प्रतीक के रूप में इस पद को बनाए रखा गया है। तो यहां जो संसद है इसको ज्यादा प्रभावी, ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया है, अर्थात एक सर्वोच्च, अपन ये कह सकते हैं कि कानून निर्माण का सर्वोच्च अंग जो है वो यहां पे संसद के रूप में देखते हैं। अर्थात यहां जापान की जो व्यवस्थापिका है उसको अपन नाम जो है वो आपको डाइट रखना है। समझ गए मेरी बात को? संसदीय शासन प्रणाली में जापान की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम डाइट है। तो यहां डाइट को सर्वोच्च अंग के रूप में, यानी शक्ति निर्माण की, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें सर्वोच्च निकाय के रूप में इसको रखा गया है, सर्वोच्च अंग के रूप में इसको रखा गया है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब अपन चर्चा करेंगे कि जापान में जब एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है या द्विसदनात्मक, ये दो ही रूप देखने को मिलते हैं, या तो एक सदनात्मक हो सकता है या द्विसदनात्मक। तो जापान के अंदर जो अपन देखते हैं तो जापान में द्विसदनात्मक किस प्रकार का है, द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक का तात्पर्य क्या होगा, दो सदन है उसकी। जापान की जो व्यवस्थापिका है, मैं इसका एक चार्ट बना रहा हूं, आप भी अपनी नोटबुक में है साथ साथ एक चार्ट बनाते रहे। जापान की व्यवस्थापिका नाम हो गया डाइट। जापान की जो व्यवस्थापिका था डाइट जो है उसके दो सदन है। तो यहां ये स्पष्ट हो गया द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कैसी है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। अब यहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है, उसमें एक निम्न सदन और एक उच्च सदन के रूप में लिया जाता है। तो लिख सकते हैं इसको, निम्न सदन और उच्च सदन। अब यहां जो निम्न सदन है इसका नाम क्या है, प्रतिनिधि सदन। क्या नाम है इसका, प्रतिनिधि सदन। और उच्च सदन जो है उसका नाम है सभासद सदन। सभासद सदन। समझ गए मेरी बात को कि व्यवस्थापिका है या तो वह एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक, जो अपन को व्यवहार में अपन को देखने को मिलती है। जापान के अंदर जो व्यवस्थापिका है जिसको डाइट कहते हैं ये द्विसदनात्मक है, जिसका एक सदन है प्रतिनिधि सभा, जिसको अपन निम्न सदन भी कह सकते हैं, एक है उच्च सदन जिसका नाम है सभासद सदन। अब अपन चर्चा करेंगे कि प्रतिनिधि सभा में कितने सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इसके अलावा अपन इसके निर्वाचन प्रणाली को देखेंगे, गणपूर्ति की चर्चा करेंगे। तो यहां आप एक चार्ट बनाते रहें। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कुल सदस्य। प्रतिनिधि सभा में कुल सदस्य कितने हैं जापान में, तो वर्तमान के अंदर 480 सदस्य। कितने सदस्य हैं, 480 सदस्य। और दूसरी ओर अपन यहां चर्चा करें तो यहां पे कुल सदस्य मैंने प्रीवियस क्लास में कहा भी था कि आप अपनी जो बुक वगैरह है वो भी अपने साथ रखें। 242 सदस्य। कितने सदस्य हैं, यानी कि अब आप यहां इसकी जो स्थिति है सदस्य संख्या को लेकर के कि प्रतिनिधि जो सदन है उसमें 480 सदस्य हैं और जो सभासद सदन जो है उच्च सदन उसके सदस्य संख्या कितनी है, 242 सदस्य संख्या। अब देखिए यहां जो ये 400 सदस्य हैं इनका जो निर्वाचन है वो अलग अलग प्रकार से होता है। इसके जो 300 सदस्य हैं वो एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, प्लस 180 जो सदस्य हैं वो आते हैं साहब इसमें आनुपातिक
सूची प्रणाली, इसके आधार पे चुने जाते हैं। यानी कि 300 सदस्य हैं, वो एकल सदस्य, यानी कि उस क्षेत्र से केवल और केवल एक सदस्य ही बहुमत के आधार पे चुनाव जीतता है साहब। यानी 300 सदस्य हैं, वो एकल सदस्य हैं। यानी मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में चाहे कितने भी उम्मीदवार क्यों ना खड़े हो, यहां जीत जो होगी वो एक ही व्यक्ति की होगी, और वो भी किसके आधार पे? बहुमत के आधार पे। बहुमत यानी सबसे ज्यादा जो मत जो मिलेंगे उसको। इसके अलावा 180 जो क्षेत्र है, जो सदस्य हैं, उनका जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है उसमें सूची, दल के द्वारा एक सूची प्रकाशित की जाती है, और यहां जो मतदाता जो होता है वो व्यक्ति को मत नहीं करता है, वो दल की सूची को मत करता है। तो इस प्रकार ये जो प्रतिनिधित्व जो दिया गया है इसमें सूची प्रणाली, यहां ये प्रतिनिधित्व 1996 के बाद शुरू हुआ था, जिसमें क्या था कि पहले जो संसद के अंदर जो सरकार बनती थी वो एक स्थायी सरकार के रूप में उसकी भूमिका का जो अपन ये कहें कि स्थायित्व तय करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया जो है जापान के संविधान में देखने को मिली है साहब। तो ये इस प्रकार का वर्तमान के संदर्भ में अपन देखते हैं तो 300 सदस्य जो है वो एकल सदस्य ही, और 180 सदस्य जो है वो आनुपातिक सूची प्रणाली जो होती है, दल सूची दल के द्वारा जारी की जाती है, उसके द्वारा उनका निर्वाचन होता है। इसी प्रकार से यहां जो ये सदस्य हैं, इन सदस्यों की अपन चर्चा करें तो इसमें 146 सदस्य भौगोलिक आधार पे यानी क्षेत्र के आधार पे, और इसके अलावा 96 जो सदस्य हैं वो संपूर्ण राष्ट्र से, 96 जो है वो संपूर्ण राष्ट्र से चुने जाते हैं, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था जो है वो यहां देखने को मिलती है। तो ये पहला तो हो गया इनकी सदस्य को लेकर के। आप अगर इन चीजों को भी ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप केवल और केवल कुल सदस्य संख्या जो है उसको ध्यान में रखें कि प्रतिनिधि जो सदन है उसकी कुल सदस्य संख्या कितनी है, और सभासद सदन जो है उसकी जो सदस्य संख्या है वो कितनी है। दूसरा अपन देखते हैं साहब कि ये सदस्य जो है उनकी जो चुनाव प्रणाली है किस प्रकार से चुने जाते हैं। तो यहां वयस्क मताधिकार के आधार पे प्रत्यक्ष रूप से कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। दूसरी ओर जब अपन सभासद की बात करते हैं तो यहां पर भी जो मतदाता प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए जो भाग लेते हैं वही मतदाता इनका चुनाव करते हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? चुनाव जो होगा वो चुनाव प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पे अपन देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष होता है। इसके अलावा अपन देखें तीसरा अगर महत्वपूर्ण पॉइंट अपन और देखें इसके लिए तो अपन देख सकते हैं कि साहब यहां कोई भी व्यक्ति किसी सदन का सदस्य बनता है तो निश्चित तौर से उसकी आयु, प्रतिनिधि सदन का सदस्य बनने के लिए आयु जो है वो है 25 वर्ष, और इधर उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कोई भी सदस्य इसका सदस्य बनता है तो उसकी आयु है 30 वर्ष। ये सामान्य चीजें हैं, 30 वर्ष। इसके अलावा अपन देखें कि साहब प्रतिनिधि जो सदन है इसका कार्यकाल कितना है, इसका कार्यकाल कितना है? तो कार्यकाल अधिकतम कितना आ जाए यहाँ पे? 4 वर्ष। 4 वर्ष से पूर्व भी ये विघटित किए जा सकती है, ये प्रतिनिधि सदन का। यहां पे अपन कार्यकाल की चर्चा करते हैं तो ये कार्यकाल सदन का नहीं होगा, किसका होगा? कार्यकाल सदस्यों का। यानी ये एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है, जबकि ये एक अस्थायी तौर पे देख सकते हैं ये अधिकतम 4 वर्ष की सीमा है, इससे पहले भी विघटित हो सकता है, यानी संपूर्ण सदन जो है वो विघटित हो सकता है। लेकिन ये एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है, इसलिए इसका सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। आप इसकी तुलना अपने भारत के साथ भी कर सकते हैं साहब। ये भारत की अपन बात करें तो भारत की राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसकी जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। लेकिन अब यहां थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा आपको। राज्यसभा, अपने जो राज्यसभा की अपन चर्चा करते हैं भारत की, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। जबकि यहां क्या होता है
यहां 3 वर्ष बाद जो आधे सदस्य हैं वो क्या ग्रहण करते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उसकी जगह नए सदस्यों का जो चुनाव है वो किया जाता है। तो इस प्रकार इनके कार्यकाल की बात हो गई। अब अपन इनकी सदन की जो कार्यवाही है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? गणपूर्ति। तो गणपूर्ति जो होती है वो होती है 1/3। कितनी होती है? 1/3। और इधर भी जो गणपूर्ति है सभासद सदन की, वो गणपूर्ति भी 1/3 है। 1/3। आ गई बात समझ में? यानी कि अपन ये जो अंतर है अपन जब देखते हैं तो अपन ये देखते हैं कि साहब प्रतिनिधि सदन, सभासद सदन, सदस्य संख्या क्या है, यानी एक सामान्य जानकारी है। कुल सदस्य संख्या, चुनाव किस प्रकार से होता है, उसका सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, उसका कार्यकाल कितना रहेगा, उस सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए गणपूर्ति कितनी आवश्यकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर इस पे डायग्राम बना करके आपके सामने रख दिए। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा अपन देखते हैं तो इनके अपने अपने अध्यक्ष भी चुने जाते हैं, क्योंकि कार्रवाई संपन्न करने के लिए उनका एक अध्यक्ष भी होता है। तो अध्यक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की होती है। इसको अपन देखते हैं, बाकी उसका भी अपना एक अध्यक्ष होता है। लेकिन अपन जब प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की अपन चर्चा करते हैं तो ये स्पीकर भी प्रथम जो इसका अधिवेशन जो होता है उसमें सदस्य जो होते हैं वो मिल करके क्या करते हैं, अपने में से एक स्पीकर का चुनाव करते हैं। और ये स्पीकर जो होता है इनका कार्यकाल वगैरह जो भी है, क्योंकि वो एक सदस्य के रूप में है, तो यहाँ यही सभी चीजें जो है वो उस पर लागू होती है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि कोई भी सदस्य, प्रतिनिधि सभा का कोई भी सदस्य जब अध्यक्ष पद पे निर्वाचित हो जाता है, उसका चयन कर लिया जाता है, तो उसके बाद भी उसकी जो दलीय प्रकृति जो होती है वो अपने दल का त्याग नहीं करता है। यानी उसकी दलीय जो स्थिति है वो बनी रहती है। यानी जिस दल से उसका संबंध होता है, स्पीकर बनने के बाद उसे उस दल की सदस्यता नहीं छोड़नी पड़ती है। जिस प्रकार आपने ब्रिटेन के संविधान में देखा था, यह इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो लागू नहीं होती है। उसकी जो दलीय स्थिति है वो बनी रहती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है कि 2 अंक का जो सवाल आते हैं एग्जाम में, उसमें पूछा भी जा सकता है इस प्रकार का कि जापान के अंदर जो प्रतिनिधि सभा है उस स्पीकर की दलीय स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो आप यही कहना है कि स्पीकर बनने के बाद भी उसकी दलीय स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसकी जिस दल का वह सदस्य होता है वो सदस्यता बरकरार रहती है, वो दल नहीं छोड़ता है। तो इस प्रकार इसकी स्पीकर की है वो कार्य प्रणाली आप देख लेना। और ये चुनाव जो है प्रत्यक्ष होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है। ये अलग अलग जो सदस्य हैं वो कितने सदस्य हैं वो एकल सदस्य से आएंगे, और कितने सदस्य हैं वो अनुपातिक अर्थात दलीय सूची के आधार पर चुने जाएंगे। तो ये चीजें थी, महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके अलावा जो डाइट जो है, क्योंकि अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं, डाइट की कर रहे हैं, तो अपन डाइट के अधिवेशन को लेकर के भी चर्चा करेंगे कि डाइट के जो अधिवेशन है, मैं यहां लिख देता हूं, डाइट के अधिवेशन। तो यहां जापान की जो डाइट है उसके 3 प्रकार के अधिवेशन होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला है साधारण, दूसरा होता है असाधारण, और तीसरा होता है विशेष। अब देखिए, साधारण जो होता है, जब नई प्रतिनिधि सभा का गठन किया जाता है तो उसका जो प्रारंभ जो होता है, प्रारंभिक जो प्रथम जो अधिवेशन होता है वो साधारण अधिवेशन के रूप में ही होता है। और साधारण अधिवेशन जो होता है वो वर्ष में 1 बार अवश्य होगा। यानी संविधान जो है जापान का वो ये कहता है कि साधारण अधिवेशन जो है वो 1 वर्ष में 1 बार अवश्य आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा असाधारण अधिवेशन की अपन चर्चा करें तो ये क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार किसी भी सदन के सदस्य जो है वो सदस्य, कुल सदस्य का चौथा भाग, यानी कुल सदस्य जो हैं उनका जो चौथा भाग है, यानी मान लीजिए कि 100 सदस्य हैं तो 100 में से चौथा भाग कितना हो जाएगा, 25 सदस्य हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि प्रतिनिधि सभा अगर असाधारण अधिवेशन की मांग करती है तो उसकी कुल सदस्य संख्या कितनी है, 480 है। तो 480 का चौथा हिस्सा आ जाएगा। और अगर सभासद असाधारण अधिवेशन की मांग कर रही है तो 242 का चौथा हिस्सा आ जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा। और विशेष अधिवेशन जो होता है
विशेष अधिवेशन जो साधारण अधिवेशन जब प्रारंभ होता है उससे ठीक पहले जो कार्य किया जाता है अधिवेशन के तौर पे, उसको विशेष अधिवेशन की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपको मोटे तौर पे आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि जापान के अंदर डाइट के जो अधिवेशन है वो कितने प्रकार के हैं। तो आपको ध्यान में रखना है 3 प्रकार के, साधारण, असाधारण और विशेष अधिवेशन। ये अधिवेशन की जो प्रक्रिया थी वो थी। इसके अलावा अब अपन चर्चा कर लेते हैं शक्तियों को लेकर के कि जापान की, क्योंकि आज सवाल जो है इससे पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर सवाल आता है जापान की डाइट की संरचना या उसके संगठन को स्पष्ट करते हुए उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए या उसको परिभाषित कीजिए। यानी इसका संगठन है उसको परिभाषित करते हुए उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ ये इसका संगठन हो गया कि जापान की जो डाइट है उसके संगठन के तौर पे 2 सदन हैं, ये दोनों सदन हैं, उनकी ये प्रक्रिया है। ये आपको हल्के तौर पे उनको यानी इस पे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, केवल इस प्रकार की जानकारी आपको देते हुए और उसकी शक्तियाँ जो है वो महत्वपूर्ण है, उनको आपको परिभाषित करना है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर किसी विद्यार्थी ने अभी तक नहीं बनाया है तो वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और बाद में जो भी अब समय मिले उसके अंदर आप उसको नोट करते रहना।